साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो कि आवेशित कण के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में गति पर आधारित एक उपकरण बनाया गया। इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसी बनी होती है, ये कैसे वर्क करती है, क्या इसका यूज है, एंड व्हाट आर द फिजिक्स प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। कैसे कौन कौन से भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं जो इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हम इस पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसका क्या होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो आवेशित कणों को अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित करने के काम में आता है। अति उच्च ऊर्जा और अति उच्च वेग तक उनको एक्सीलरेट करने के काम में आता है, तो इसको हम एक्सीलरेटर भी कह सकते हैं। एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइस किसी भी चीज की स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे। हम इसकी मदद से क्या करेंगे, हम इसकी मदद से चार्ज पार्टिकल की ना आवेशित कण की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इतनी ज्यादा स्पीड हम बढ़ा देंगे कि उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। स्पीड बढ़ने से एनर्जी कैसे आ जाती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर वेग ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अगर वेग ज्यादा होगा, देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv² और संवेग का फॉर्मूला होता है mv। तो हम क्या करते हैं इस डिवाइस में, इस डिवाइस की मदद से आवेशित कण के वेग में बहुत ज्यादा हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हम उसका वेग बढ़ा देते हैं। अगर हम उसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसका संवेग क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ेगी तो हम उसकी एनर्जी का कहीं यूज कर सकते हैं। संवेग अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा वेग के बढ़ने से, तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बल। अगर एक पार्टिकल का संवेग बहुत ज्यादा है और वो चल कैसा जाएगा और जहां भी टक्कर मारेगा, तो क्योंकि इसका संवेग बहुत ज्यादा है, टकराएगा तो ये रुक जाएगा, इसका संवेग 0 हो जाएगा और अपना पूरा का पूरा मोमेंटम, अपना पूरा का पूरा संवेग ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। पहले इसके पास संवेग नहीं था, पार्टिकल आके टकराया, इसने अपना पूरा मोमेंटम इसको दे दिया, इसका मतलब इसका संवेग बढ़ गया, तो संवेग में परिवर्तन आ गया। और समय के साथ संवेग में परिवर्तन आना, इसका मतलब इसमें क्या लगा, बल लगा। तो अगर हम किसी आवेशित कण को अति उच्च वेग तक, वेरी हाई वेलोसिटी तक अगर हम उसको एक्सेलरेट करवा दें, तो उसमें दो बातें हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके द्वारा लगने वाला फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे फोर्स भी हम कहीं लगवा सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं हम ये, तो हमारी इस दुनिया में मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, दो ही चीज़ों की हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की और फोर्स की। आपको कोई भी काम करना है, आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप साइकिल नहीं चला सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते अगर एनर्जी नहीं होगी तो बैठने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए ना, थोड़ी सी एनर्जी और फोर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, तो हम वो चाहते हैं। और मेनली टारगेट क्या है हमारा, मेनली टारगेट ये है बेटा, हम करना ये चाहते हैं कि एक आवेशित कण को हम बहुत उच्च वेग तक त्वरित करेंगे, जिससे उसके पास गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा आ जाए, उसके पास संवेग भी बहुत ज़्यादा आ जाए, ताकि जब हम इसको किसी चीज़ में टकराएं तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे और उस पर बहुत ज़्यादा क्या करे, बल लगाए। उससे क्या होगा, जब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा देगा और उस पर बहुत सारा बल लगाएगा तो वो चीज़ टूट जाएगी। टूटेगी तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं। और मेनली अब मैं आपको बताऊं कि हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि कोई चीज़ फूटेगी, टूटेगी
तो उसके जब टूट जाएगी ना, फिर उसके अंदर दिखेगा हाँ ये इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही हम मटेरियल को तोड़ के देखना चाहते हैं। मटेरियल को सबसे पहले मटेरियल तोड़ेंगे तो उससे हमको क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूल्स, अणु। फिर हम किसको तोड़ना चाहते हैं? अणु को तोड़ना चाहते हैं। तो अणु को तोड़ेंगे तो उससे क्या मिलता है हमको? परमाणु मिलते हैं। परमाणु को तोड़ेंगे तो उससे क्या मिलता है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मिलते हैं। और अब हम नाभिक को भी तोड़कर देखना चाहते हैं। तो मेनली ये जो आवेशित कण अति उच्च ऊर्जा और अति उच्च वेग तक त्वरित किए जाते हैं, एक्सिलरेट किए जाते हैं। मेन इनका मकसद यही होता है कि इन पार्टिकल्स को हम नाभिक में भेजेंगे। ये जब निकलेंगे तो इनके सामने हम एक न्यूक्लियस रख देंगे, नाभिक रख देंगे और नाभिक से जाकर टकराएंगे। उस पर इतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इतना ज्यादा मोमेंटम देंगे वो उसको कि उसके परखच्चे उड़ जाएंगे उस न्यूक्लियस के, और वो न्यूक्लियस टूटेगा। फिर उसके भीतर से कुछ पार्टिकल निकलेंगे और हम जान जाएंगे, हमको पता लग जाएगा कि नाभिक के भीतर भी कुछ पार्टिकल हैं। कौन से पार्टिकल हमको पता लग जाएगा देख करके। तो हम ये करना चाहते हैं। ऐसा ही एक काम इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आपको याद है कब किया था? वैन डी ग्राफ जनरेटर में हमने ये काम किया था, याद आ रहा होगा आपको। वहां पर भी हम इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल से बहुत ज्यादा एनर्जी मिले और दौड़ के जाए, न्यूक्लियस पे टकराए, उसके परखच्चे उड़ा जाए और हमको पता लग जाए कि किस किस चीज से न्यूक्लियस बना हुआ है। और आज ये काम साइक्लोट्रॉन भी कर सकता है। ठीक है, तो हम आवेशित कण को क्या करना चाहते हैं? बहुत उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना चाहते हैं उसको, उसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे सुइटेबल चार्ज पार्टिकल कौन सा है? तो आंसर है हमारे पास जो सबसे आसानी से अवेलेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, तो सबसे आसानी से जो उपलब्ध है वो पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला चलो ठीक है, सामने एक न्यूक्लियस रख देते हैं। ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। सामने एक न्यूक्लियस है और हमारे पास अवेलेबल पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला चलो ठीक है, इसको त्वरित करो और इसको नाभिक की तरफ भेज दो। जब हम बहुत उच्च वेग तक त्वरित कर देंगे तो गतिज ऊर्जा संवेग दोनों इसके बहुत ज्यादा होंगे और उस गतिज ऊर्जा संवेग से जब ये जाएगा, टकराएगा, नाभिक टूट जाएगा और हमको पता लग जाएगा इसके भीतर क्या है। तो हमने भेजा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके। जब भेजा तो ये इलेक्ट्रॉन गया और जाकर के इसको टक्कर भी मारी, लेकिन तोड़ नहीं पाया इसे। क्यों तोड़ नहीं पाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान खुद का बहुत कम होता है। और इसने जब नाभिक को टक्कर मारी तो इसने ऐसा काम किया जैसे एक दीवार को हम थर्माकोल का हैमर बना के मार रहे हैं। थर्माकोल समझते हैं आप? थर्माकोल का बढ़िया एक हथौड़ा बना लो लकड़ी लगा के और उस हथौड़े से आप दीवार को तोड़ने की कोशिश करो। उस हथौड़े से टेबल को तोड़ने की कोशिश करो। आप तोड़ सकते हो क्या? आप नहीं तोड़ सकते। आप अपनी बॉडी में भी मारोगे ना, कुछ नहीं हो सकता उससे। तो इलेक्ट्रॉन गया, नाभिक को टक्कर मारी, लेकिन ये उतनी चोट पहुंचा नहीं पाया, नाभिक को तोड़ नहीं पाया और नाभिक नहीं टूटा, हमारा काम नहीं हुआ। तो हम समझ गए कि ये काम इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाया बताइए? क्योंकि इसका खुद का द्रव्यमान बहुत कम है। तो क्या ये टकराया? नहीं टकराया। तो क्या नहीं हो पाया? फिर द्रव्यमान कम होने के कारण ये नाभिक से जाके चिपक गया, खुद ही तोड़ नहीं पाया उसको। तो अब हम समझ गए इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर सकते। तो हमने फिर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाओ। न्यूट्रॉन यूज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं है। आवेशित कण को ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड को क्या करना है? बढ़ाना है। और स्पीड बढ़ाना आवेशित कण की हमको आता है। कैसे? स्पीड किसकी बढ़ाना आता है आपको? आवेशित कण की। उदासीन कण की स्पीड आप नहीं बढ़ा सकते। आवेशित कण की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं बताइए? अरे इतना सब पढ़ाते रहते हैं, आपको याद क्या रहता है? आवेशित कण को स्पीड बढ़ाना है ना, बहुत आसान है यार।
वैद्युत क्षेत्र में डाल दो उसको। वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण की क्या कर देता है? स्पीड बढ़ा सकता है, मोड़ नहीं सकता। लगातार पिछले 3 दिन से मैं रोज यही रट रहा हूं आपसे, फिर भी आप भूल जाते हो। लेकिन वैद्युत क्षेत्र स्पीड किसकी बढ़ा सकता है? आवेशित कण की। क्यों? उस पर बल लगाने के लिए उसको Q इंटू ई चाहिए। Q चाहिए, E चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास है, आप आवेश देना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन नहीं भेज सकते आप, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं है। और जब Q 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो एक तो हमारे पास पार्टिकल कौन सा था? आवेशित इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल फिर आवेश में कौन सा है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज्यादा रहता है, लगभग 1900 गुना ज्यादा है। तो हमने अब क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन मत भेजो, अब किसको भेजो? प्रोटॉन को भेजो। तो हमने इलेक्ट्रॉन का तो हमने सहारा ही छोड़ दिया। ये जाते तो है पर तोड़ ही नहीं पाते, तो क्या करना है इनको? अब यहां से हमको किसको भेजना है? अब यहां से हमको प्रोटॉन भेजना है। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? लेकिन प्रोटॉन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये जाने से मना कर देता है। ये ऐसा जाएगा थोड़ी दूर तक और रिपेल होके ऐसा वापस आ जाता है। तो ये वापस ना आए, ये जाके इसको टकराए। इसके लिए जरूरी है कि इसको जब भेजें आप तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देके भेजें, बहुत ज्यादा इसका वेग होना चाहिए। उस वेग से यहां जाएगा और जाके ये वापस नहीं लौटेगा। रिपल्शन को निगेट करते हुए ये जाएगा और न्यूक्लियस से सब बड़ी जोर से मारेगा। और क्योंकि इसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है, ये भारी प्रोटॉन है, तो ये जाके हथौड़ी के जैसा टकराएगा और न्यूक्लियस के परखच्चे उड़ा देगा। लेकिन उसके लिए फिर से कौन सा पार्टिकल इस काम के लिए सुइटेबल है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन। दूसरी चीज, उसको अगर भेजना है तो क्या चाहिए? इतनी एनर्जी दे के भेजो ताकि वो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जाके इसको बड़ी जोर से चोट पहुंचा सके और तोड़ सके। इतनी ज्यादा एनर्जी से भेजो। और एनर्जी ज्यादा कैसे दे सकते हो? वेग से। अब आपको समझ में आया कि वेग क्यों बढ़ाना चाहते हैं हम? समझ में आ रहा है आपको? तो जाएगा और न्यूक्लियस को तोड़ देगा। और फिर आप देख लेना कि न्यूक्लियस टूटा तो उसके भीतर से कौन कौन पार्टिकल निकले, और हम समझ जाएंगे कि इन कणों से ही न्यूक्लियस बना था। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन क्या करेगा बताइए? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कण को अति उच्च वेग और अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है। वो भी किसकी मदद से? वैद्युत क्षेत्र की मदद से। क्योंकि वैद्युत क्षेत्रीय फोर्स लगाकर इसकी स्पीड बढ़ा सकता है। समझ आ रहा है आपको? ये साइक्लोट्रॉन का परिचय है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं 2 लाइंस में जरा। इंट्रोडक्शन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को अति उच्च वेग तथा अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकती है।
और इन अति उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों का प्रयोग नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होंगे। भौतिक विज्ञान के कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उपयोग साइक्लोट्रॉन में हमको करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम जिन प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझिए जरा। हमें प्रोटॉन की क्या करनी है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करेंगे, समझ आ गया आपको। प्रोटॉन की स्पीड को बढ़ाना है, और स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका है हमारे पास? वैद्युत क्षेत्र लगा दो और उस वैद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन को भेजो। उसके पास आवेश है, वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। एक प्लेट यहां लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र कैसे अप्लाई करोगे आप? एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और उसमें हम आवेशित कण को डाल देंगे, प्रोटॉन डाल देंगे। वो प्रोटॉन ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन डालेंगे, प्रोटॉन पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और इसको दौड़ाएगा। अब हमने यहां पर प्लेटें लगाई हुई हैं, प्रोटॉन यहां से दौड़ते दौड़ते आया और जैसे ही यहां पर आया तब तक उसकी स्पीड कुछ बढ़ी और इसके बाद इससे बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकल गया स्पीड का बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि स्पीड तो तभी तक बढ़ेगी ना जब तक वो प्रोटॉन वैद्युत क्षेत्र के अंदर चलेगा। अब आपने पॉजिटिव प्लेट यहां लगाई, नेगेटिव प्लेट यहां लगा दी, तो प्रोटॉन यहां से यहां तक चल के जाएगा, स्पीड कुछ हो गई उसकी, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकल गया, उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी। ये हमारी प्रॉब्लम है कि स्पीड का बढ़ना बस यहां से यहां तक बढ़ेगी, इसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। तो आप सोचोगे तो फिर इतनी दूर पे नहीं, इतनी दूर पे लगाओ प्लेट, ताकि जब इतनी दूर पे लगाओगे तो इतनी देर तक स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि प्लेट्स को हम जितना ज्यादा दूर कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये प्लेटों के बीच विभवांतर है। dV क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच का विभवांतर। और ये क्या चीज है? प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आप देखो, अगर आप चाहते हो कि वैद्युत क्षेत्र बहुत स्ट्रांग रहे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी तो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक मत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहे? स्ट्रांग, ताकि फोर्स भी बहुत ज्यादा लगे। फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो ज्यादा तेज इसमें वेग बढ़ेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चाहते हैं? बहुत स्ट्रांग चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्ट्रांग चाहते हो, पर इस फॉर्मूले को देखो, अगर आप दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे, प्लेट्स के बीच की दूरी अगर कम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगा। लेकिन प्लेट्स के बीच की दूरी अगर ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो जैसा हमने सोचा कि अगर इतनी दूर पर प्लेट्स लगाई
तो बस इतनी दूर जाने तक ही उसका वेग बढ़ेगा, इसके बाद वेग नहीं बढ़ेगा उसका। तो हमारे मन में आया कि प्लेट्स को और दूर दूर लगा दो ताकि इतनी देर तक वेग बढ़ता रहेगा, लेकिन नहीं हो सकता। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, और अगर ये वीक हो गया तो फोर्स कम लगाएगा, फिर भी स्पीड नहीं बढ़ेगी। हम क्या चाहते हैं? वेग बढ़े। इसके लिए हम क्या चाहते हैं? देखो ध्यान से, आपने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर u प्लस at। वेग का एक फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा गौर से देखिएगा, सारा कुछ यहां छुपा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो भी आवेशित कण है वो त्वरित हो ज्यादा समय तक। सॉरी, जितने ज्यादा टाइम तक वो एक्सीलरेट होगा उतना ही ज्यादा उसका वेग बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा दूर तक, ये क्या चीज है? डिस्टेंस, दूरी। जितनी ज्यादा दूर तक वो एक्सीलरेट होगा उतना ज्यादा उसका वेग बढ़ जाएगा। तो हम दो बातें चाहते हैं कि जो आवेशित कण है वो ज्यादा दूर तक एक्सीलरेट हो और ज्यादा देर तक एक्सीलरेट हो। दूर और देर। दूर किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए। देर किसके लिए होता है? समय के लिए। तो हम चाहते हैं कि एक्सीलरेशन जितने ज्यादा देर तक होगा उतना ज्यादा वेग बढ़ेगा, या एक्सीलरेशन जितनी ज्यादा दूर तक होगा उतनी स्पीड में उसकी वृद्धि आ जाएगी। तो हम दो काम चाहते हैं कि ज्यादा देर तक एक्सीलरेट हो और ज्यादा दूर तक एक्सीलरेट हो। तो हम दूरी भी ज्यादा चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग चाहते हैं, पर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दूर कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं? नहीं समझ आ रहे? समझ आ रहा है? एक्सीलरेशन आप बहुत दूर तक चाहते हो ना, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक होगा तो वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। एक्सीलरेशन ज्यादा होगा और ज्यादा समय तक होगा तो भी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम एक्सीलरेशन बहुत दूर तक चाहते हैं और बहुत देर तक चाहते हैं। दूर भी ज्यादा चाहते हैं तो दूरी भी ज्यादा चाहिए हमको, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग चाहिए। जबकि अब आप सब आंकड़े मिला के देखो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स दूर कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये एक्सीलरेट तो देर तक करेगा, एक्सीलरेट दूर तक करेगा, लेकिन एक्सीलरेट कम करेगा क्योंकि वीक है फील्ड। और अगर आप पास पास प्लेटें लगा दोगे तो एक्सीलरेट तो बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन बड़ी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाया करेगा। बस इतनी दूर में पार्टिकल यहां से यहां आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, उसके बाद वेग बढ़ेगा नहीं उसका। तो प्लेटों के दूर लगाने से क्या नुकसान है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक। एक्सीलरेट तो देर तक होगा लेकिन उतना ज्यादा हो नहीं पाएगा एक्सीलरेशन उस पर। प्लेटों को पास लगाने से फायदा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर भी नहीं वेग बढ़ेगा। और हम दोनों काम चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग भी हो और देर तक और दूर तक एक्सेलरेट भी हो। लेकिन जैसा कि अब हम आंकड़ों से देख रहे हैं कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारी तो साइंस फिजिक्स है, उसमें तो हम सब चीज यही करना सोचते हैं, लगातार सोचते रहते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक रास्ता निकाला उसके लिए। क्या रास्ता निकाला? देखिए कितना बढ़िया रास्ता निकाला गया उसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग रहेगा और एक्सेलरेशन भी देर तक रहेगा, दूर तक रहेगा, सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। तो हमने उसके लिए क्या किया? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इतने नजदीक प्लेट लगा दी। अब अगर प्लेट के बीच की दूरी इतनी कम रखोगे, दूरी इतनी कम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? स्ट्रांग। तो दूरी हमने इतनी कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इतनी दूरी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमने बीच में चार्ज छोड़ दिया। चार्ज छोड़ दिया मतलब प्रोटॉन छोड़ दिया बीच में।
अगर बीच में प्रोटॉन छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण को क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है, तो ये स्पीड बढ़ाएगा। बस इतनी जरा सी दूर लगाया मैंने। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ा देगा। इतनी जोर से स्पीड इसको देगा, लेकिन बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो स्पीड इसमें यहां तक ऐसे आया पार्टिकल और बाहर निकल गया, स्पीड बढ़ना बंद हो गई। फिर ये बाहर चला जाएगा, लेकिन हमने चालाकी की, हम इसको जाने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से मोड़ के ऐसा फिर भेज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप मुझे बताइए, ये हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर प्रोटॉन को डाला, प्रोटॉन की स्पीड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया बड़ी जल्दी। हम चाहते हैं कि फिर से वापस इसके अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसा गोल घूमे, ऐसा टर्न करे और फिर से इसके अंदर आ जाए। टर्न करवाना है अब हमको। क्या चाहिए बताइए? आवेशित कण को कौन मोड़ सकता है, कौन टर्न करवा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या किया, बस इतनी जरा से दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन ऐसे बाहर दौड़ा, स्पीड बढ़ी, बाहर आ गया। और बाहर में हमने क्या लगा के रखा है? चुंबकीय क्षेत्र। और ऐसा उसकी डायरेक्शन को सेट किया है कि वो चुंबकीय, जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र इसको मोड़ के फिर भेज देता है अंदर। अब ये फिर कहां पर आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इसकी स्पीड फिर वो बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ेगी और बड़ी जल्दी वो यहां पहुंच जाएगा दूसरी प्लेट पर। जैसे ही दूसरी प्लेट पर बाहर निकलेगा, यहां पर आगे हमने फिर क्या लगा के रखा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र फिर इसको मोड़ देगा, मोड़ के फिर वैद्युत क्षेत्र में भर देगा, उसको वैद्युत क्षेत्र में भेज देगा उसे। वैद्युत क्षेत्र फिर क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। तो ये दोनों मिलकर ना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर एक उस चार्ज पार्टिकल को बार बार क्या करता है? स्पीड बढ़ाता रहता है, और दूसरा उस चार्ज पार्टिकल को बार बार मोड़ के फिर भेज देता है। जैसे आपको, आप सोचोगे हमें कैसे? आपके साथ ऐसे ही तो होता है। आप क्लास 1 पास करके घर पहुंचे, मम्मी पापा से बताया कि हमने क्लास 1 पास कर लिया, मम्मी पापा ने फिर भेज दिया जाओ क्लास 2 पास करके आओ। फिर तो जब आप स्कूल आते हैं, टीचर्स आपको मिलते हैं, वो आपको एक्सिलरेट करते हैं, वो आपको क्लास पार करवाते हैं। लेकिन आप घर पहुंचते आप बोले हम क्लास 2 पास करके आ गए, तो बोले फिर जाओ अब क्लास 3 पास करके आओ। तो एक है जो स्पीड को लगातार क्या करते रहेगा? बढ़ाते जाएगा, और दूसरा है जो बार बार मोड़ करके वैद्युत क्षेत्र में घुसेड़ दिया करेगा आपको। और अगर एक बार वैद्युत क्षेत्र में चलने पर स्पीड बढ़ती है 2 मीटर पर सेकेंड, बाई चांस मान लिया कि एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां प्रोटॉन जाता है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है, तो हमने उसको क्या कर दिया? कम से कम 1000 राउंड लगवा दिए उसके। एक चक्कर में कितनी स्पीड बढ़ती है? 2। तो 1000 राउंड में कितनी स्पीड आ जाएगी? 2000। हमारा काम बन जाएगा। यही तो करना चाहते हैं हम। तो आपको कुछ ये बात समझ में आई? अब देखो, अब सारी चीजें नॉर्मल है, वैद्युत क्षेत्र भी स्ट्रांग है, ज्यादा देर तक एक्सेलरेशन भी चल रहा है, ज्यादा दूर तक एक्सेलरेशन भी चल रहा है, और उसके लिए प्लेटें भी इतनी दूर नहीं लगानी है आपको। उसके लिए ये बड़ी छोटी सी डिवाइस होती है, इतनी छोटी डिवाइस जितना कि आपके घर में रखा हुआ किचन में रखा हुआ रोटी रखने का एक डब्बा, स्टील का प्लास्टिक का एक डब्बा आता है रोटी रखने का, बस गोल गोल ऐसा, बस उतनी छोटी सी डिवाइस से ये पूरी चीज स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आज साइंस के डेवलपमेंट्स हुए, आज हमने बहुत तरीके की डिवाइस बना ली है, और इस हर तरीके की डिवाइस को हम बोलते हैं त्वरक। हिंदी में क्या नाम रखते हैं इनका? त्वरक। तो इसका नाम एक तो साइक्लोट्रॉन रखा गया है, अदरवाइज जो भी डिवाइसेस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाते हैं, उनको एक्सीलरेट करते हैं, उन सारी डिवाइसेस का नाम हमने रख दिया है एक्सीलरेटर। क्या नाम रख दिया है उनका बताइए? एक्सीलरेटर। उनका नाम हमने त्वरक रख दिया है। जब ये शुरू हुआ था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये बिल्कुल वैसा ही था, रोटी रखने के डब्बा जैसे, बस उतना बड़े से स्टार्ट हुआ था ये। आज साइंस के डेवलपमेंट हुए, हमने बहुत तरह के एक्सेलरेटर बना लिए, लीनियर एक्सेलरेटर बनाए हैं अब तो,
उसमें भी पार्टिकल को हम कर सकते हैं एक्सेलरेट। सर्कुलर एक्सेलरेटर बने, बहुत तरह के एक्सेलरेटर अब हमने बना लिए, लेकिन इन सब चीजों की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहां से हुई थी जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब आप जान सके कौन कौन से दो सिद्धांत हमने यूज कर लिए इस पे। पहला, अगर आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वैद्युत क्षेत्र उसकी क्या कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरा, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वो उसको वृत्ताकार मार्ग में घुमाता है। ये दो सिद्धांत हमने यहां पर यूज किए बस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा, चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार मार्ग में घुमाएगा, बस इतना ही करना है हमको। अब ये बताइए मुझे, क्या आपको ये सारे आंकड़े समझ आए? नहीं समझ में आया? ये सब हमने क्यों लिखा पता लगा आपको? ओके, तो सिद्धांत हम नोट कर लेते हैं, लिखेंगे। इसमें निम्नलिखित दो सिद्धांत इसमें निम्नलिखित दो सिद्धांतों का प्रयोग होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल, यदि कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, अर्थात वह त्वरित हो जाता है। दूसरा जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो है कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिन पर साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम का, जिसमें हम दो चीजें सीखेंगे। पहली चीज तो डायग्राम बनाएंगे उसके, कि आपको ये दिखाने के लिए कि वो कैसा बना होता है, और दूसरा वो जैसा भी बना होता है उसका जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में हम उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन तो मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका समय बचाया जा सके। डायग्राम हम बनाएंगे, तो डायग्राम हम बनाते हैं, आप देखिए कि किस तरीके से साइक्लोट्रॉन बना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि साइक्लोट्रॉन की जो स्टार्टिंग हुई थी, अभी तो साइक्लोट्रॉन का एक और नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक्सीलरेटर, त्वरक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आवेशित कणों को क्या करने का काम करता है, त्वरित करने का काम करता है। और अभी तक हम लोगों ने साइंस में बड़े डेवलपमेंट करके तरह तरह के एक्सीलरेटर भी बना लिए हैं। ये डिवाइस जो स्टार्ट हुई, ये जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके घर में एक रोटी रखने का जो डब्बा होता है, सर्कुलर बॉक्स,
वृत्ताकार बॉक्स एक होता है स्टील का, वैसा एक डब्बा है इतना बड़ा, वहाँ से ये डिवाइस स्टार्ट होती है। उसको हम करते क्या है कि जैसे ये एक रोटी रखने का डब्बा है हमारे पास, गोल ऐसा गोल बना होगा, वो इतना मोटा, उसमें बीच में गैप भी रहेगा, अंदर खाली रहता है, तब तो आप उसमें रोटी रखते हो। अब ये एक गोल ऐसा डब्बा हमने ले लिया और इस गोल डब्बे को ना बीच में से हमने क्या किया, बीच में से ऐसा इसको काट दिया। कटने के बाद इसके दो टुकड़े आपको मिलेंगे, वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से थोड़ा सा हल्का सा एक गैप बना के दूर कर देते हैं उन्हें, बस। अब वो कैसा दिखेगा वो देखिए, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ उसका फिगर, गौर कीजिएगा। इस तरह का लगभग वो आपको दिखेगा, और क्योंकि ये अंदर से खोखला है इसलिए हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ये बॉक्स दिखेगा, अंदर से इसमें जगह रहेगी। ठीक है, कुछ ये समझ आ रहा है फिगर आपको? तो रोटी रखने का वो जो स्टील का डब्बा है आपका, उसको बीच से हमने काट दिया और काट के थोड़ा सा गैप कर दिया उसके बीच में, तो यहाँ पर बीच में गैप कर दिया। और अब आप भी समझते हो कि इसके अंदर ये खोखली जगह है, इसमें भी और इधर भी खोखली जगह है। ठीक है, तो इस तरीके का ये डब्बा तैयार हुआ और बीच में यहाँ पर क्या आ गया, इन दोनों के गैप, ये इन दोनों बॉक्स के बीच में गैप आ गया। ठीक है, अब ये जो दोनों टुकड़े आपको दिख रहे हैं, आप जब बाहर से इन टुकड़ों के देखोगे तो ये दोनों टुकड़े आपको किस तरह के दिखते हैं, इससे थोड़ा सा ये दोनों जब आप बॉक्स देख रहे हैं टुकड़े, ये टुकड़े बाहर से आप जब देखेंगे ना तो आपको ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डी जैसा दिखते हैं, दो के दोनों। आप इमेजिन करिए कि अगर उसको काट के अलग कर दिया जाए तो दोनों टुकड़े हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी, ए बी सी डी, कैपिटल लेटर का डी होता है ना, उसके जैसे दोनों दिखेंगे। इसलिए हमने इन दोनों का ना नाम ही रख दिया कि इसका नाम है डी, लेकिन क्योंकि ये दो हैं इसलिए हमको उसमें लगाना पड़ा डीज, प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा, इसलिए इन दोनों का नाम रखा गया डीज, इसका और इसका, दोनों को डीज कहा करेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके। अब क्योंकि इन दोनों डीज के बीच में या साइक्लोट्रॉन में हम करते क्या हैं, आवेशित कण को त्वरित करने का काम करते हैं। तो वो आवेशित कण हम कहाँ से लाएंगे? आवेशित कण के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा साधन है, एक हीटर चला लीजिए आप। जैसे आपकी किचन में हीटर होता है, जब आप हीटर चलाते हो, हीटर जब आप ऑन करोगे तो आप देखते हो कि उसकी कॉइल एकदम गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, और गर्म होकर लाल हो जाती है। उस समय वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, प्रोटॉन्स ऐसा बाहर निकलने लगते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये आयन हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा कण है? धनावेशित कण। हम इन दोनों में से किस पार्टिकल को यूज़ करना चाहते हैं इस पे? तो आंसर है हम इन दोनों में से पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हीटर यहाँ लगा देंगे, उसको जैसे ही हम ऑन करेंगे उसमें से प्रोटॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे और उन्हीं प्रोटॉन्स को हम एक्सिलरेट करेंगे, उन्हीं प्रोटॉन्स को हम त्वरित करने का
काम करने लगेंगे। ठीक है, और क्योंकि उससे लगातार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं तो हीटर लगातार धीरे धीरे कैसा हो जाता है, डिके हो जाता है। आपने देखा है अपने घरों में हीटर अगर लगातार आप जलाएं तो कुछ ही दिनों में 15-20 दिन, महीने भर होते हैं, आपको नई कॉइल लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कॉइल खराब हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलने की वजह से, तो आपको नई कॉइल लानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गैप में यहाँ पर हम आयन का एक छोटा सा सोर्स रख देंगे, और आयन का सोर्स क्या है, हीटर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हमने बना दी यहाँ बीच में, इसको यहाँ बना देते हैं। ये है सोर्स ऑफ आयंस, इससे आयन निकलेंगे और उन्हीं आयनों की स्पीड हम इसमें बढ़ाएंगे। ठीक, इतना समझ आया सबको? ओके, इसके बाद इसमें हम एक वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे। वोल्टेज का सोर्स हम यहाँ पर एसी सोर्स लगाते हैं। हमारे पास वोल्टेज के दो सोर्स हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स और दूसरा डायरेक्ट करंट का सोर्स। यहाँ पर हम जो सोर्स यूज करेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स यूज करेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। और वो एसी वोल्टेज का सोर्स ऐसा होगा जिसका वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट की कोटि का होगा, 10 to the power 4 वोल्ट, 10 to the power 5 वोल्ट, इस ऑर्डर का उसका वोल्टेज होगा। 10,000 वोल्ट, समझ रहे हैं आप? 10,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, इस ऑर्डर का उसका वोल्टेज होगा, इतना हाई वोल्टेज। और वो वोल्टेज की एक खास बात ये होगी कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज हुआ करेगी। कहाँ कनेक्ट करेंगे? तो इन दोनों डीज के बीच में कनेक्ट करेंगे। देखिए, एक यहां पर कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद दूसरा इस डी में से जोड़ के लाएंगे, यहां पर वो वोल्टेज का सोर्स लगा देंगे हम। और इस वोल्टेज सोर्स की खास बात क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एसी वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज का सोर्स नहीं है, ये एसी वोल्टेज का सोर्स है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि एसी सोर्स का जो सिंबल होता है, आपको याद होगा डीसी सोर्स क्या होती है, बैटरी। तो डीसी सोर्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा बनाया जाता है। इसमें दो लाइंस बनाई जाती हैं, एक लाइन लंबी, एक लाइन थोड़ी छोटी। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक बैटरी है, एक सेल है, जो कि डीसी वोल्टेज का सोर्स है। लेकिन क्योंकि हम तो एसी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, तो एसी वोल्टेज के सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट किया करते हैं, ये डीसी वोल्टेज सोर्स और ये एसी वोल्टेज का सोर्स है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने एसी वोल्टेज सोर्स लगाया है तो ऐसा सिंबल हमने बनाया यहाँ। ये कितना वोल्ट होगा, नियरली 10,000 वोल्ट होगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 6 हर्ट्ज। 10 to the power 6 मीन्स 10 lakhs साइकिल पर सेकेंड। एक चक्कर लगा, एक सेकेंड में 10 लाख चक्कर लगा लिया करेगा ये, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी। चक्कर लगाने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एसी सोर्स है, होगा ये कि एक बार इसका ये वाला टर्मिनल प्लस रहेगा और ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, माइनस। अगले ही क्षण बदल करके अपने आप ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बार बार अपने टर्मिनल को ना बदलता रहेगा, अपने प्लस माइनस को चेंज करता रहेगा। जैसे अगर ये दो हमने ऐसे टर्मिनल लगाए हैं तो ये जो वोल्टेज सोर्स आप लगाओगे ये क्या करेगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरी उंगली प्लस है और ये माइनस है, बीच वाली उंगली क्या है, माइनस, और ये फर्स्ट वाली जो फिंगर है वो प्लस है, तो ये एक बार ऐसा जुड़ेगा तो इसको प्लस करेगा, इसको माइनस कर देगा।
फिर एक बार ऐसा ये हो जाया करेगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर ऐसा कर देगा ये, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। फिर ऐसा कर देगा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। और ये काम वो बड़ी जल्दी जल्दी किया करेगा, इतनी तेज कि एक सेकंड में 10 लाख चक्कर उसके लग जाएं। कैसे? एक चक्कर कम माना जाएगा, ऐसे ऐसे, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4, 5, 6 और इस तरीके के 10 लाख चक्कर हमें चाहिए। कितने सेकंड में? विद इन ओनली 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड के अंदर। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम इसकी रखेंगे। और वोल्टेज भी कितना? 10 टू द पावर 4 वोल्ट, 10 टू द पावर 5 वोल्ट के ऑर्डर का। 10,000 वोल्ट की लगभग कोटि का वोल्ट लगाएंगे यहाँ पर वोल्टेज हम। तो ये जो डिवाइस हम यहाँ लगाते हैं ना, क्योंकि ये बार बार वोल्टेज को क्या करती है? दोलन करवाती है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। इसलिए इस मशीन का नाम होता है दोलित्र। इसका नाम क्या रखते हैं? दोलित्र रखते हैं। अंग्रेजी में हम इसे ऑसिलेटर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑसिलेटर कहते हैं, हिंदी में दोलित्र कहा जाता है इसको। ये वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। अब अगर ये बार बार अपने वोल्टेज को चेंज करेगा तो ध्यान से देखिए, यहां पर कितने डी दिख रहे हैं आपको? 2। इसका नाम हमने रख दिया कि ये है D1 और ये है D2। ठीक है। अब गौर से देखिएगा, जब ऑसिलेटर ये वाले टर्मिनल को प्लस बनाएगा और ये वाले टर्मिनल को माइनस, उस वक्त आप ध्यान से देखिए D1 का पोटेंशियल प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि ऑसिलेटर ने इस वाले टर्मिनल को कैसा बनाया? प्लस, और इस वाले टर्मिनल को माइनस। और उस वक्त ये वाला टर्मिनल D1 से कनेक्टेड है तो ये प्लस बना, इसलिए D1 भी कैसा बनेगा? प्लस। और ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? D2 से। और उस वक्त ये टर्मिनल माइनस बना, इसलिए D2 कैसा बनेगा? माइनस। तो जब ऑसिलेटर का ये वाला टर्मिनल प्लस और ये माइनस होगा तो D1 पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, धन विभव पर, और D2 ऋण विभव पर आ जाएगा। अब D1 धन विभव पर है, D2 ऋण विभव पर है, तो इसके बीच में जो ये गैप बना हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बता सकते हैं मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा धन विभव से ऋण विभव की ओर होती है। आपने देखा है, एक प्लस प्लेट लगाओ, एक माइनस लगाओ, तो प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन रहती है। तो उस वक्त वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, इस D1 से D2 की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके। और अगले ही पल जब ये ऐसा करके ऐसा कर देगा तो अब इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस कर देगा, उल्टा कर देगा, तो अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो अगले ही क्षण ये टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर और ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा D1 कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। और उस समय D2 कैसा होगा आपका? उस समय D2 पॉजिटिव होगा। एंड एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is always from positive potential to negative potential. Therefore, the direction of electric field will be from D2 to D1. इसलिए उस वक्त वैद्युत क्षेत्र की दिशा D2 से D1 की तरफ हो जाएगी। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार ये टर्मिनल ऐसा हुआ करेगा, हर बार दोनों डीज के बीच बने गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, और उतनी ही तेजी से चेंज होगी जितनी तेजी से, जितना इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी जल्दी ये ऐसा करेगा उतनी जल्दी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन अपनी बदला करेगा।
तो इस तरह से एक बार डीज के बीच जो गैप बना होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार D1 से D2 की तरफ होगा, तो अगली बार D2 से D1 की तरफ होगा, फिर D1 से D2 की तरफ होगा, फिर D2 से D1। तो दोनों बार इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा इन द गैप जो कि डीज के बीच में आपने बनाया हुआ है। समझ आ रहा है आपको? ओके। डीज के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि डीज काहे का बना हुआ है? धातु का, मेटल का हमने बनाया है। और आप तो जानते हैं कि इनसाइड द मेटल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, विद्युत परिरक्षण, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। आपने देखा था ना कि धातु के भीतर मेटल, अगर कोई बॉक्स है तो मेटल बॉक्स के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? जीरो होता है। तो मेटल के बॉक्स के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा आपको? गैप में। और जैसे ही बॉक्स के अंदर आप प्रवेश करेंगे देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर आप बॉक्स के अंदर प्रवेश करेंगे, अगेन यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कहां मिलेगा आपको? उसके दोनों डीज के बीच जो गैप बना है केवल वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है कि धातु के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये आप कर चुके हो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इसलिए मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। बीच में जो गैप बना हुआ है बस इतने में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो बहुत थोड़ा सा गैप हमने बनाया है, बस इतना सा, केवल इतने में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको। इतना इसमें ये हमने किया। अब इसके बाद इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी हमको लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, उसको हम क्या करेंगे? अब इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता हूं आपको अच्छे से, पर आप देखिए जैसे ये डब्बा है, बीच से काट के हल्का सा गैप बना दिया बीच में आपने। अब ये डब्बा ऐसा रखा हुआ है आपका। हमने क्या किया? एक मैग्नेट बनाया, चुंबक। उस चुंबक का एक पोल हमने इसके ऊपर लगाया और एक पोल हमने इसके नीचे साइड लगा दिया। तो ये जो डब्बा है ना, इसके लंबवत बिल्कुल ऐसा एक ध्रुव ऊपर लगाया और एक मैग्नेटिक पोल नीचे लगा दिया। नीचे अगर हमने नॉर्थ लगा दिया तो ऊपर हमने साउथ लगा दिया, और अगर ऊपर हमने नॉर्थ लगा दिया तो नीचे हमने साउथ लगा दिया। तो एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ये आपकी मर्जी है, आप किधर भी लगा लो, उस कोई जबरदस्ती नहीं कि आप किधर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ हम नॉर्थ पोल बना देंगे और एक तरफ साउथ पोल बना देंगे। अब ये आप कैसा देख रहे हो? ये आप ऐसा ऊपर से देख रहे हो। तो ऊपर हम लगाते हैं साउथ पोल, नीचे लगाते हैं नॉर्थ पोल अपनी सुविधा के लिए। कुछ बात समझ आ रही है? नीचे हम कौन सा पोल लगा देंगे? नॉर्थ, और ऊपर हम कौन सा लगाएंगे? साउथ। क्या यही जरूरी होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप जहां चाहें वहां नॉर्थ लगा दें और जिस साइड में चाहें आप क्या कर लें? साउथ पोल लगा दीजिए। हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे अभी आपको इसकी वर्किंग समझानी है, तो उसके लिए मैं नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ साउथ पोल रख लेता हूं। अब आप सोचिए, नीचे साइड में क्या लगा है? नॉर्थ पोल, और ऊपर साइड में क्या लगा है? साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहती है। तो बताइए, दिशा नीचे से ऊपर की ओर रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की, या ऊपर से नीचे की ओर? नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे हमने नॉर्थ लगाया है और ऊपर हमने साउथ। तो नीचे से ऊपर की तरफ। आप देख कहां से रहे हो? ऊपर से कि नीचे से? ऐसा हम ऊपर से देख रहे हैं इसको। ये ऊपर से व्यू बनाया है हमने इसका। तो जब आप ऊपर से देख रहे हो तो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी तरफ आती नजर आएंगी या आपसे दूर जाती नजर आएंगी? हमारी ओर आती नजर आएंगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं हमारी ओर आती नजर आएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हमको क्या बनाना चाहिए? यहां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के लिए हमको ऐसे सिंबल बना देने चाहिए।
इससे पता लगता रहेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर की तरफ निकल रहा है। इस पे ये डायरेक्शन याद है ना, इसका क्या मीनिंग होता है? तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो इतना सारा कुछ हम तैयार करते हैं और इसको पूरे डिवाइस को एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। उस डब्बे के भीतर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, निर्वात क्रिएट कर देंगे ताकि उसके भीतर आयन के बजाय और कोई पार्टिकल उसके अंदर मत रहे। यहां तक कि एयर का पार्टिकल भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बड़ी सिंपल सी चीज है, जब आयन इसके अंदर ऐसा रोटेट करेगा, घूमेगा, और अगर उसके भीतर एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो चलते समय वायु के अणुओं से टकरा सकता है। हम क्या करना चाहते हैं? आयन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर वो वायु के कणों से टकराएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स से टकराएगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए हम उसके भीतर, बॉक्स के भीतर पूरे को एक बॉक्स में बंद करेंगे और उस बॉक्स के भीतर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, सो दैट एक्सेप्ट द आयन देयर इज नथिंग एल्स इनसाइड इट। उसके अंदर कुछ भी और मत हो, केवल आयन रहे, वो चले और उसकी स्पीड बढ़े। हम चाहें तो ये जो फिगर है ना, इसको हम साइड व्यू भी आपको दिखा सकते हैं, साइड व्यू, क्योंकि ऐसे पूरा व्यू हमको नहीं मिलता है। हम इसका साइड व्यू भी बना के दिखाते हैं, आप उसको भी देखिए, आपको ज्यादा समझने में हेल्प मिलेगी। आप देखें, मैं उसका साइड व्यू भी बनाता हूं। एक चीज मैं भूल गया हूं, उसको भी देख लीजिए। दोनों में से एक डी में अपनी सुविधानुसार, जिस डी से भाई चार्ज पार्टिकल अंदर क्या होगा, अंदर गोल घूमेगा और उसकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई स्पीड का जो पार्टिकल है, फिर उसको हम बाहर निकालेंगे, तब तो हम टारगेट पर उसको भेजेंगे। अगर जो न्यूक्लियस आपको तोड़ना है, उस न्यूक्लियस को सामने रखेंगे, इसको इधर गोल घुमाएंगे, और जब हम समझेंगे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालेंगे और टारगेट पर हिट करवा देंगे इसे। तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। अब बाहर निकालने के लिए तो कोई एग्जिट चाहिए हमको इस पे, तो यहाँ पर एक एग्जिट हम बनाते हैं। यहाँ पर ये एक विंडो बना देते हैं यहाँ, जिसे आप बोल सकते हैं एग्जिट विंडो। एग्जिट विंडो, बाहर निकलने का रास्ता बना दिया, एक खिड़की बना दी छोटी सी, कि जब पार्टिकल घूमते घूमते स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर उसको यहां से हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जिट विंडो भी इसमें रहती है, एक तरफ विंडो बनी रहती है थोड़ी सी। अब आप ध्यान से देखिए, हम आपको इसका एक साइड व्यू भी दिखाते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसको पूरी तरीके से समझने में। ये हमने बनाया डी और इसको ऐसा काट दिया। साइड से कुछ समझ आ रहा है? ये तो ये वही डी है। अभी हम कहां से आपको दिखा रहे थे, इसको जब काटा हमने तो हमने बोला आप ऐसा ऊपर से देख रहे हो इसको, तो ये इसका ऊपर से देखा गया व्यू है। अब ये हम आपको ना इसी को साइड से दिखा रहे हैं। कैसे? अभी आपने ऐसा देखा इसको, अब आप इसको ऐसा देखिए। तो कुछ समझ आया ही आपको? इसके अंदर क्या होंगे? गैप होगा। ओके, और क्या क्या लगाना रहेगा इस पे? मुझे एक ऑसिलेटर लगाना होगा, तो ऑसिलेटर लगा लीजिए। ये है D1 और ये बनाया हमने D2। एक ऑसिलेटर लगाएंगे इस पे हम, और यहां पर इसे D2 से कनेक्ट कर देंगे। ऑसिलेटर voltage approximately 10,000 volt and its frequency is approximately 10 to the power 6 hertz। इतनी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगा देंगे। ये एक बार इसको प्लस करेगा, इसको माइनस,
और एक बार इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा। यहाँ पर एक विंडो मुझे बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से पार्टिकल जब बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी हो जाएगी फिर उस पार्टिकल को हम बाहर निकाल के लेते जाएंगे। ये हमने एक विंडो बना दिया, यहाँ गैप है और उस गैप में हमने आयन का ये सोर्स रख दिया। गरम करेंगे, हीटर है छोटा सा, गरम करेंगे, इससे आयन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या बचा लगाने को? और तो कुछ बचा नहीं लगाने को। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक इलेक्ट्रिकल कॉइल हम ऊपर लगा देंगे और एक इलेक्ट्रिकल कॉइल ऐसा नीचे लगा देंगे। यहाँ तो बड़ी लिखावट हो गई। अब तो अगर मैं इसको ना लिखूं तो आप वहां से जान नहीं पाओगे, जान जाएंगे कि ऑसिलेटर है, इसलिए वोल्टेज 10,000 वोल्ट होगा और फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो इसकी लिखावट ना थोड़ी सी मैं कम कर देता हूं, बस इतना रखते हैं। और एक मैग्नेटिक कॉइल, इलेक्ट्रिकल कॉइल नीचे भी लगा देंगे। इलेक्ट्रिकल कॉइल मतलब हम इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं और उससे हम इसको चुंबक बनाते हैं। ऐसा, ऐसे इसमें भी ऐसा हम वैद्युत धारा बहाएंगे और ये चुंबक बन जाएगी। क्योंकि जो हमारे नेचुरल, अब आप सोच सकते हो कि सीधे आप नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट ही क्यों नहीं लगा देते। जो हमारे नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनके नॉर्थ और साउथ पोल उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनका जो मैग्नेटिज्म होता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए हम वैद्युत चुंबक बना के लगाते हैं। तो नीचे नॉर्थ पोल लगा दिया, ऊपर में साउथ पोल लगा दिया। अब ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आएंगी, साउथ पोल से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं एंटर करेंगी और नॉर्थ पोल में वैद्युत बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर जाएंगी। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने यहां पे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ये डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको कुछ इमेजिन हो रहा है इस चित्र को देख करके कि इस तरीके का वो बॉक्स है और नीचे हमने नॉर्थ लगाया और ऊपर की तरफ क्या लगा दिया, साउथ। तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अब आपको अपीयर हो रहा होगा। शायद मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी तरीके से शो किया जाए एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये तो नहीं समझ आ रहा, ये आ रहा है? ओके। अगर ये समझ में आ रहा है फिर इसके बाद अभी क्या करना बाकी रह गया, इसको एक डब्बे में बंद करना बाकी रह गया है। तो हम एक डब्बा बनाएंगे और इसमें पूरी तरह से इसको बंद कर देंगे और इस डब्बे के भीतर क्या क्रिएट कर देंगे, हम इस डब्बे के भीतर हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। वैक्यूम मीन्स निर्वात, ताकि इस डब्बे के भीतर आयन पार्टिकल के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल ना हो, यहां तक कि एयर मॉलिक्यूल भी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आयन। और अगर वहां पर कोई भी दूसरा पार्टिकल होगा तो हो सकता है कि वो जब ऐसा दौड़ेगा आयन तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा और टकरा के उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और हम तो बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो स्पीड को डिक्रीज कर सके। इसलिए ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर बनाया है। और जो हमने यहाँ यूज किया, हाँ ये देखो विंडो बनी हुई है, ऑलरेडी पहले ही बना दिया था मैंने विंडो, ताकि जब पार्टिकल घूम घूम के बहुत ज़्यादा चाल उसकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, इस विंडो से हम खींच के बाहर निकाल देंगे उसको। और इस विंडो से जब वो निकलेगा तो इसी के सामने हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसी के सामने हम रख देंगे अपना टारगेट। टारगेट मतलब वो लक्ष्य जिसको हमको फोड़ के देखना है, जिसको हमने तोड़ना है, न्यूक्लियस तोड़ना है, तो यहाँ न्यूक्लियस रख देंगे उसके सामने। और ये पार्टिकल इतनी स्पीड में यहाँ से निकलेगा कि जब ये इसको हीट करेगा ना, इस न्यूक्लियस के परखच्चे उड़ा देगा, चकनाचूर हो जाएगा ये। और वो जिन पार्टिकल से बना होगा उसके भीतर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल निकल के बाहर आ जाएंगे।
हमको पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस के भीतर भी ये पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी बनावट ऐसी होगी। जो हमने यहां पर बनाया ना वही हमने यहां पर लिख दिया है, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, वही लिखा हुआ है। एक बार पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है इसमें अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के दो सपाट पात्र D1 व D2 अत्यंत अल्प अंतराल पर होते हैं। दो बर्तन हैं D1 और D2, अर्धवृत्ताकार बने हुए हैं दोनों, और उनके बीच में बड़ा छोटा सा क्या रखा हमने, अंतराल। अंतराल मतलब गैप, जिन्हें क्या बोलते हैं, डीज। एक्चुअली उनका नाम क्या है, डी। एक्चुअली उनका नाम क्या है, डी, लेकिन क्योंकि ये कितने हैं, दो, इसलिए उनका नाम क्या रख देना पड़ा, डीज कह देते हैं। डीज के बीच एक उच्च प्रत्यावर्ती विभव लगभग 10,000 वोल्ट की कोटिका तथा उच्च आवृत्ति लगभग 10 हर्ट्ज का लगाया जाता है। और जिस मशीन से लगाते हैं उस मशीन का नाम क्या है, ऑसिलेटर दोलित्र। अभी लगा के दिखाया हमने आपको। डीज को विद्युत रोधी बॉक्स में, जिसमें निर्वात रखा जाता है, में ढक देते हैं। ये वो डब्बा बना दिया और उसमें क्या रख देते हैं, निर्वात, बंद कर दिया पूरा हमने। पूरे उपकरण को एक प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। प्रबल विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच पूरे उपकरण को एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल लगा के उनके बीच में पूरा का पूरा उपकरण ही रख दिया हमने। यह विद्युत चुंबक डीज के तल के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने लगाए हैं ये क्या करता है, तो आंसर है ये इसके दोनों के जो डीज हैं इनके लंबवत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। इसमें डीज के बीच के रिक्त स्थान में एक आयन का स्रोत रखा जाता है। समझ गए अब आप कि डीज के बीच जो ये गैप है उसमें आयन का एक हमने सोर्स रखा है, जिससे धनावेश उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित ऋणावेश भी होते हैं, लेकिन हमें उनको यूज नहीं करना, इसलिए हमने उनका जिक्र नहीं किया। दोनों में से एक डीज में एक निकास द्वार, जिसे एग्जिट विंडो कहते हैं, बना रहता है, जिससे अति उच्च वेग तक त्वरित आवेशित कण को बाहर निकालकर लक्ष्य पर डाला जाता है। तो अब आप ये बताएं, क्या आपको इसका डायग्राम समझ आया? कुछ अंदर से डायग्राम को देख करके इमेजिन नहीं हो रहा है आपको? ये दो डब्बे अलग अलग रख दिए हमने, बीच में गैप कर दिया। अब ये आयन ना इन्हीं में ऐसा घूमेगा, और क्योंकि इनके बीच में गैप है तो इनके बीच में अंदर भी चला जाया करेगा। अंदर जाके फिर मुड़ के ऐसा आएगा, फिर इसके अंदर चला जाएगा, फिर मुड़ के ऐसा आएगा, ऐसा बार बार रोटेशन करता रहेगा ये। सो दिस इज द डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, ये हमने लिख रखा है। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग पर कि किस तरीके से आखिरकार इसकी वर्किंग होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग के लिए इसका एक छोटा सा फिगर हम बनाएंगे, और वो ऐसा फिगर होगा जो आपको ऊपर से केवल दिखाई देगा। ऊपर से देखना है, वो ऐसा फिगर होगा। देखिए, और इसे बीच से हमने काट दिया ऐसा। बस ऐसा ही रखेंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं बनाएंगे। थोड़ा गैप और बढ़ा देते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से इसके बारे में समझा पाएं। देखिए बेटा, ये डी बना लिए दोनों हमने, और इन्हें आप बस स्कीम डायग्राम मैंने बनाया है इसका, जिसे आप केवल ऊपर से ऐसा आपकी टेबल पे रखा हुआ है वो डब्बा, ऐसे कटा हुआ गैप है बीच में, और इसे टेबल पे रख करके आप ऐसा ऊपर से इसको देख रहे हो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या रखा हुआ था हमने, आयन का सोर्स। अब हम लिखेंगे नहीं, इन दोनों डीज के बीच में हमने लगाया था एक एसी वोल्टेज सोर्स।
ये लगा दिया ऑसिलेटर। ये D1 है और ये D2 है। एक बार जब ऑसिलेटर से ये प्लस और ये माइनस होता है तो D1 कैसा हो जाएगा प्लस और D2 कैसा हो जाएगा माइनस। उस वक्त गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगले ही पल जब ऑसिलेटर का ये वाला टर्मिनल प्लस होगा और ये वाला टर्मिनल कैसा होगा माइनस, उस वक्त ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा और उस समय गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र हमने ऐसा लगाया गैप में, और एक बार आप मेटल बॉक्स के भीतर गए वैद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा हमने लगाया है? अगर आप इसे ऊपर से देख रहे हो तो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी ओर आती नजर आएंगी कि आपसे दूर जाती नजर आएंगी? आपकी ओर आती नजर आएंगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैं इस तरीके के निशान बना लेता हूं। ये जब हम ऐसा बनाते हैं तो समझ गए ना आप कि ये चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का है। ये ऐसा बाहर की ओर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी तीव्रता हम मान लेते हैं कि B है। अब इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे, ये आयन का सोर्स है। हमने मशीन चालू की, हीटर ऑन किया। हीटर ऑन करेंगे तो यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस। वो पॉजिटिव चार्जेस इससे निकले। जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस निकले, इधर इसका भी काम चालू हो गया। इसका वोल्टेज कितना है? नियरली 10,000 वोल्ट। और किस फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवाया जाता है? 10 to the power 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवाते हैं। अब जैसे ही यहां से आयन निकला, मान लिया यही आयन है, आयन ये निकल के बाहर आया। अब क्योंकि ये ऑसिलेटर है, ये लगातार अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई दिखता नहीं है। इसको एक ड्यूटी दे दी गई है कि तुम्हें 1 सेकेंड में 10 to the power 6 टाइम्स ऐसा ऐसा करना है। तो ये ड्यूटीफुली अपना काम करते रहता है। इसको किसी से मतलब नहीं है कि कोई कहाँ है, कोई क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करता रहता है। ठीक है, मान लिया क्योंकि ये लगातार ऐसे कर रहा होगा, तो हमने मान लिया कि जब ये आयन यहाँ से निकला, आयन यहाँ से निकला, उस वक्त ये वाला टर्मिनल प्लस था और ये वाला टर्मिनल कैसा था? ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त ये वाला प्लस रहा हो और ये माइनस रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी वर्किंग। इसलिए मान लिया कि जब आयन सोर्स से आयन बाहर निकला, जस्ट उस वक्त ये टर्मिनल इसका प्लस था और ये टर्मिनल कैसा था? माइनस। इसलिए अगर ये प्लस और ये माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा गैप में किधर से किधर की तरफ होगी? D1 से D2 की तरफ। ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ, या पूरे में? पूरे में। ये हमने बना दिया है आपको समझाने के लिए। अदरवाइज अगर D1 प्लस और D2 माइनस हुआ तो पूरे गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा फ्रॉम D1 टू D2। और अगर ये प्लस और ये माइनस हुआ तो पूरे गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1 की तरफ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, पूरे में रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब अगर ये प्लस और ये माइनस है और आयन निकला, अब आप मुझे ये बताइए कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमारे पास है और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ। समझ रहे हैं? और इसका चार्ज है Q। तो क्या बता सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, क्योंकि ये चार्ज कहां पर है?
इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? अपनी दिशा में, क्योंकि धन आयन पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। कितना बल लगाएगा? Q इंटू ई के बराबर। अब अगर अपनी दिशा में बल लगाएगा तो ये चार्ज वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा। और बल कितना लगाएगा आपने बताया? Q इंटू ई। इस बल की वजह से उस पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा Q E अपॉन m के बराबर। और इस त्वरण की वजह से पार्टिकल की स्पीड क्या होने लगेगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेग at के बराबर होता है। v बराबर u प्लस at। शुरुआत में तो इसका वेग 0 था ना, इसलिए v बराबर at। इस फॉर्मूले के मुताबिक इसका वेग क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ये पूरा एक्शन समझिए। आयन जैसे ही निकला उस वक्त गैप में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला? D1 से D2 की तरफ। इस वैद्युत क्षेत्र ने इस पर बल लगाया QE अपनी दिशा में, इस डायरेक्शन पर बल लगाने से उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण की वजह से उसका वेग क्या हो गया? बढ़ गया। और ये आयन जो कि यहां से निकला, यहां पर मैं मान लेता हूं, जो आयन यहां से निकला वो क्या करेगा? ऐसा यहां तक आ जाएगा, ऐसा चलेगा ना। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे, तो वो इस तरफ चला जाएगा। और जाते जाते ये D2 में जो बीच में ऐसा बना था ना, ऐसे बना था D2 इस तरह से, तो ये आयन गैप में से ऐसा गया और जाके D2 के अंदर घुस जाएगा, D2 के अंदर प्रवेश कर गया। अब जैसे ही ये D2 के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन यहां से यहां आते आते त्वरण की वजह से इसके वेग में थोड़ी क्या हो गई होगी? वृद्धि। जब निकला उसका वेग कितना था? 0। और यहां आते आते मान लिया कि उसका वेग कितना हो गया? v। मान लिया, एज एग्जाम्पल मान लिया कि उसका वेग हो गया v के बराबर। अब इसके बाद कहां चला गया? वो गैप में रहा या d के अंदर वो प्रवेश कर गया, जो d बने हुए उसके अंदर, d के अंदर आ गया। अब d के जब अंदर आ गया तो अभी हम बार बार आपसे बोल रहे थे कि d काहे का बना है? धातु का। और धातु के अंदर उसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? धातु के अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा क्या? आंसर इज नो। मेटल के भीतर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? खत्म। आयन ने D2 में प्रवेश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो धातु के भीतर नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उसको मिला। मैग्नेटिक फील्ड अगर मिला, किस दिशा में मिला बताइए? बाहर की तरफ। अब अगर इस फिगर के मुताबिक हम आपसे पूछें कि इस पर बल किस तरफ लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र इस पर किस दिशा में बल लगाएगा, तो आप क्या बताएंगे हमें? लेफ्ट हैंड सेट कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? बाहर की तरफ। इसके मुताबिक आप देखो ये दिशाएं बनाई हैं, ऐसा बाहर की तरफ। आवेशित कण का वेग किस तरफ है? उधर की तरफ। आवेशित कण तो ऐसे गया है ना, तो आवेशित कण का वेग कैसा है? ऐसा। तो बल किस तरफ लगेगा उस पर? नीचे की तरफ। तो जैसे ही आवेशित कण D2 में प्रवेश करेगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा खत्म, लेकिन उसके भीतर उसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र आपने देखा किस तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। तो पार्टिकल जा ऐसे रहा था, चुंबकीय क्षेत्र ने उस पर नीचे की तरफ ऐसा बल लगाया और बल लगा के उसको क्या कर देगा? ऐसा मोड़ देगा। तो ये आयन यहां के बाद ऐसा आएगा और यहां पर आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर यहां पर स्पीड है v, तो इतना चलने से अगर बढ़ी थी स्पीड v, तो इतना चलने से उसकी स्पीड पर क्या डिफरेंस आएगा? या डिफरेंस नहीं आएगा? उतनी ही स्पीड रहेगी या थोड़ी सी स्पीड और बढ़ेगी? यहाँ क्या होगा बताइए? उतनी ही रहेगी। क्यों? वेरी गुड, उतनी ही रहेगी। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है दोनों में से कौन सा क्षेत्र है जो आवेशित कण की स्पीड को बढ़ाता है? वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र स्पीड को बढ़ाता है क्या? नहीं बढ़ाता। वो केवल क्या करता है? केवल उसको टर्न करने का काम करता है।
तो चुंबकीय क्षेत्र ने टर्न कर दिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र स्पीड को बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब अगर यहां पर इसकी स्पीड v थी तो यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, v रहेगी। और चुंबकीय क्षेत्र ने फिर से उसको गोल घुमा के गैप में भेज दिया। अब जब तक चुंबकीय क्षेत्र ने इसको ऐसा गैप में भेजा तो जितनी देर में ये पार्टिकल यहां से आया उतनी देर में ये ऑसिलेटर जो है ये ऐसा घूम के बैठा है, वेट कर रहा है। अब पहले ऐसा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था, जितनी देर में ये आयन ऐसे आ गया अब ये उसने रोटेट होके ऐसे कर लिया अपने आप को। अगर ऐसे कर लिया तो अब ये प्लस हो गया और ये कैसा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूरे गैप में किधर की तरफ हो गई, D2 से D1 की तरफ, ये वाली डायरेक्शन आ गई। अब ध्यान से देखिए पार्टिकल भी कैसे आया, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, ऐसा। तो पार्टिकल के वेग की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों दिशाएं कैसी है, सेम डायरेक्शन। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, पार्टिकल जो आया वो भी तो इसी दिशा में v वेग से प्रवेश कर रहा है। क्योंकि ये धनावेशित कण है तो ये वैद्युत क्षेत्र धनावेशित कण पर एक बल लगाएगा, फिर से QE किधर की तरफ लगाएगा, अपने अनुदिश, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर की तरफ। तो जैसे ही देखो ध्यान से, ये पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र ने घुमा के ऐसा भेजा, जैसे ही ये गैप में आया इसको वैद्युत क्षेत्र कैसा मिला, पार्टिकल ऐसे आया तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिला या ऐसा मिला, उसके अनुदिश मिला या विपरीत दिशा में, अनुदिश। तब तक ये भी घूम के बैठ गया आके ऐसे कि आओ हम तुम्हें मिलेंगे इस तरीके से। अब अगर सेम डायरेक्शन पे मिला तो जैसे ही पार्टिकल डी के अंदर से ऐसा जरा सा झांका, पकड़ के खींच लिया इसने। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, आवेशित कण की स्पीड को बढ़ाना। इतना फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और उसकी स्पीड v इज इक्वल टू यू प्लस AT के मुताबिक त्वरण की वजह से उसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहां गैप में झांकना गुनाह है इसका, झांकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के बढ़ा देगा इसकी स्पीड को, और ये पार्टिकल गैप में यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी, v। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के यहां लेके आएगा तो इसकी स्पीड कुछ बढ़ेगी या उतनी ही रह जाएगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, वो इलेक्ट्रिक स्पीड को बढ़ा देता है तो वो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। मान लिया एज एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसकी स्पीड को बढ़ा के कितना कर दिया, 2v कर दिया, इसकी स्पीड को बढ़ा करके उसने। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है, आई। और 2v स्पीड से फिर ये कहां चला गया, 2v स्पीड से फिर ये इस d के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही d के अंदर प्रवेश किया, D1 के भीतर कौन सा फील्ड खत्म हो गया, वैद्युत क्षेत्र। वहां पर कौन सा फील्ड प्रभावी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। फिर से डायरेक्शन देखिए, ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और इस बार आवेशित कण किस दिशा में गति कर रहा है, इधर की तरफ या इधर की तरफ आया है, ऐसा आया है, ये वेग की दिशा हो गई। अब उस पर बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। आवेशित कण जैसे ही D1 में प्रवेश करेगा इस पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगेगा। तो देखिए आवेशित कण ऐसा आया और ये चुंबकीय क्षेत्र ने बल लगा दिया, समझ रहे हैं आप, ऐसा आया, D के अंदर प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हुआ, वो गोल घुमा देगा। वृत्ताकार मार्ग में चलाता है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो वो वृत्ताकार मार्ग में चलाएगा और उसको गोल घुमा के ऐसा भेज देगा यहां पर। समझ आ रहा है आपको। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब आप ये बताइए वैद्युत क्षेत्र उसको कहां पर मिला करेगा, केवल गैप में। डी के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, डी के भीतर उसको केवल कौन सा फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक चीज सोच सकते हो कि जब वो गैप में होगा क्या उस समय उसको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा,
जबकि कॉइल तो हमने पूरे में लगाई थी। मिलेगा जब वो गैप में होगा ना, उस वक्त भी उसको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। जब वो डी के अंदर चला जाएगा उस समय भी उसको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र केवल कब मिलेगा? जब वो गैप में होगा। और एक बार डी के अंदर चला जाएगा वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। तो ये कुछ समझ आ रहा है आपको? फिर से बताइए, वैद्युत क्षेत्र उसको कहां मिला करेगा? गैप में, डी के भीतर या सब जगह? केवल गैप में। चुंबकीय क्षेत्र उसको कहां मिलेगा? गैप में, डी के भीतर या सब जगह? सब जगह मिलेगा। अगर सब जगह मिलेगा तो गैप में जब आता है तो हम केवल वैद्युत क्षेत्र की बात क्यों करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तो हम बात ही नहीं करते, उसको बताते ही नहीं है आपको। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा, ज्यादा एक्सीलरेशन नहीं आएगा तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो हमने जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाए हैं ना, इनमें से किसको ज्यादा स्ट्रांग लगाया है? वैद्युत क्षेत्र को ज्यादा स्ट्रांग लगाया है। तो गैप में जब पार्टिकल आता है ना, उसको दोनों फील्ड मिलते हैं। उसको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बेचारा अपना कोई इफेक्ट डाल ही नहीं पाता। वो उसको गोल घुमाए उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ढकेल देता है। अब कुछ हमारी बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। तो गैप में दोनों क्षेत्र हैं, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और जब तक चुंबकीय क्षेत्र कुछ करे तब तक वैद्युत क्षेत्र उसको खींच के स्पीड बढ़ा देता है उसकी, और उसको कहां भेज देता है? डी के भीतर भेज देता है। समझ आ रहे ना अभी आपको? अब आप प्लीज मुझे बताइए, जब आवेशित कण ने D1 में प्रवेश किया था उसकी स्पीड कितनी थी? 2v। चुंबकीय क्षेत्र ने घुमा के इसको वापस गैप में भेज दिया। अब यहां पर जब आवेशित कण आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 2v। आप जानते हैं क्यों 2v होगी? अब आप समझते हैं, क्योंकि अंदर उसको केवल कौन मिला? चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण की स्पीड को बढ़ाने नहीं पाता है, तो वो स्पीड नहीं बढ़ाएगा, वो केवल उसको गोल घुमा के बीच में गैप में भेज देता है बस। वैद्युत क्षेत्र का क्या काम है? बार बार स्पीड को बढ़ाना। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम है? बार बार उसको गैप में भेज देना। जैसे कल भी हम आपको एग्जाम्पल एक जो बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स का काम ये है कि जब आप घर जाते हो आप बोलते हो हमने क्लास 1 पास कर लिया, तो वो क्या करते हैं? आपको फिर भेज देते हैं कि चलो जाओ क्लास 2 पास करके आओ। और जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स लोग क्या करते हैं? आपके नॉलेज को बढ़ा देते हैं। तो टीचर लोगों का क्या काम है? आप स्कूल पहुंचो, आपके नॉलेज को बढ़ा देना। पेरेंट्स का क्या काम है? आप घर पहुंचो, घुमा के फिर स्कूल में ढकेल देना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का काम है बार बार गैप में भेजना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है बार बार उसकी स्पीड को बढ़ाना। समझ रहे हैं? ओके। अब आगे देखिए, अब पार्टिकल यहां पर आया, एक बार फिर ये गैप में झांका। गैप में क्या करा? ऐसे निकल के आया और गैप में इसने झांकने की कोशिश की। जैसे ही गैप में झांकने की कोशिश की तब तक ऑसिलेटर जो कि ऐसा हो चुका था फिर ऐसे करके बैठा है। ऐसे करके बैठा है मतलब ये प्लस D1 प्लस और D2 कैसा है? माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। पार्टिकल भी इधर जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। फिर ये वाली सिचुएशन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही आवेशित कण प्रवेश कर रहा है, और आपने वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति को पढ़ा हुआ है, पूरा एक आर्टिकल किया है उसका हमने। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण प्रवेश करेगा तो वैद्युत क्षेत्र उस पर फिर से बल लगाएगा अपनी दिशा में, और जैसे ही ये पार्टिकल ऐसा, जैसे ये गैप में ऐसा झांका, वैद्युत क्षेत्र बल लगा के फिर खींच देगा इसको, और खींच करके इसको यहां भेज देगा, और बल लगाएगा तो त्वरण पैदा होगा। त्वरण उत्पन्न होने से उसका वेग और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब 2v से उसका वेग बढ़ के हो गया 3v, मान लेते हैं।
3v हुआ, और जब तक वेग 3v हो पाया तब तक वो आवेशित कण का क्या हुआ, वो d2 के अंदर चला गया। जैसे d2 के अंदर चला गया, वैद्युत क्षेत्र का कंट्रोल खत्म, क्योंकि d2 के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, d1 के अंदर भी नहीं है। वैद्युत क्षेत्र काम खत्म हो गया, वैनिश हो गया, जीरो हो गया। अब उसके भीतर उसको कौन सा फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला। और मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा क्या, नहीं बढ़ाएगा। उसका तो एक ही काम है, क्या कर देगा, वो गोल घुमा के फिर से गैप में भेज देगा। बल की दिशा अब आप जानते हो, ऐसा अगर हाथ सेट करेंगे वो बल किस तरफ लगाएगा, नीचे की ओर, और इसको घुमा के फिर से ऐसा यहां भेज देगा। फिर से तब तक ये ऑसिलेटर क्या करेगा, जब वो गोल घूम के गैप में आएगा तब तक ये ऑसिलेटर फिर ऐसा हो जाएगा। ऑसिलेटर ऐसा हो जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसको अपने हिसाब से मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के खींच के उसको क्या कर देगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। इस तरह से अगर यहां स्पीड 3v है तो यहां स्पीड, इनको हटा देते, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। यहां स्पीड 3v हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके इसकी स्पीड को क्या कर दिया, उसने ज्यादा कर दिया, बढ़ा के स्पीड कर दिया 4v। अब इसके अंदर पहुंचा तो कौन सा फील्ड खत्म, ये नहीं पता कि कौन सा खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, कौन सा मिला, कौन सा फील्ड d1 के भीतर प्रोमिनेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम बताइए, वो घुमा के फिर गैप में भेज देगा। गैप में आते ही उसको कौन मिलेगा, ऊपर आया तो इधर की तरफ मिलेगा कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कुल मिला के चाहे जहां जाएगा मिलेगा उसके अनुदेश से, क्योंकि इसको हमने ऐसी ड्यूटी संभाल के दी है संभालने को कि तुम्हारा यही काम है। ये फिर इसकी स्पीड बढ़ाएगा और ये पार्टिकल लगातार ऐसा घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, और हर बार जब जब वो गैप में आया करेगा तब तब उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और जब जब वो चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तब तक उसका वो मोड़ के गैप में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से लगातार वो ऐसा चक्कर लगाते रहेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर एक चक्कर में उसकी स्पीड 2 बढ़ती है, और ऐसा करते करते उसने 1000 चक्कर अगर लगवा दिए भीतर, एक चक्कर में अगर इसकी स्पीड में वृद्धि आती है 2, और हमने कितने चक्कर वहां लगवा दिए, 1000 चक्कर, तो कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, 2000 गुना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब इतनी स्पीड बढ़ जाएगी और ये घूमते घूमते ऐसा डी के किनारे भी आ जाएगा, फिर हमको समझ जाना चाहिए कि अब ये डी के किनारे आ गया है, अब इसको और ज्यादा हमें नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा घुमाएंगे तो अब क्या होगा, अगर आप अभी भी नहीं मानोगे और इसको और ज्यादा रोटेट करवाओगे तब क्या होने लगेगा, किसी को मालूम है, सबको मालूम है, आप कोई बताते नहीं हो, क्या होगा बताइए। आप और ज्यादा घुमाओगे, स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी और किनारे पर जाने लगेगा, और ये एक समय ऐसा आएगा कि डी की दीवार से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो आप करना क्या चाहते थे, स्पीड बढ़ाना चाहते थे, और अगर वो एक बार भी डी की दीवार से टकरा गया तो स्पीड का काम खत्म। इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, और अब हमें इसको क्या कर लेना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए। उस वक्त यहां पर जो विंडो बनी हुई है उससे हम इस पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके सामने यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, टारगेट, और ये पार्टिकल जाएगा और इतनी ज्यादा स्पीड से जाके हिट करेगा इसको कि जो भी न्यूक्लियस आपने रखा होगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा, और वो उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं ये हमको पता लग जाएगा। अब आप ये मुझे बताएं, क्या आपको इसकी वर्किंग समझ में आई कि नहीं आई? सारा कुछ समझ में आ गया है? कुछ दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं है रिपीट करने की आवश्यकता? तो बताइए गैप में कौन से फील्ड मिलेंगे उसको? दोनों फील्ड मिलेंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वहां पर प्रभावी कौन होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रभावी नहीं होगा, और डी के भीतर कौन सा फील्ड नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमा के वापस कर दिया करेगा, और वैद्युत क्षेत्र हर बार गैप में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया करेगा, बस। तो हमको इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाना पड़ा,
बस इतनी जरा सी जगह पर हर बार उसकी स्पीड बढ़ जाती है और लगातार ऐसा गोल घूमते घूमते जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम उसको विंडो से बाहर कर लेंगे और टारगेट पर उसको भेज देंगे। समझ आ गया सभी को? तो अब हम इसकी वर्किंग को लिख सकते हैं। ठीक है, वर्किंग में हमने लिखा जो उसमें मैंने बताया बस वही यहाँ नोट किया गया है। सबसे पहले आयन के स्रोत को चालू कर देते हैं जिससे धनावेशित कण अर्थात प्रोटॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। माना इस क्षण डीज के बीच बने गैप में वैद्युत क्षेत्र की दिशा D1 से D2 की ओर है। D1 से D2 की ओर जैसे ही आयन निकला उस वक्त D1 से D2 की ओर वैद्युत क्षेत्र मान लिया हमने। तब यह वैद्युत क्षेत्र प्रोटॉन पर अपने अनुदिश अर्थात D1 से D2 की ओर वैद्युत बल F = QE आरोपित करता है। अपनी दिशा में लगाएगा बल क्योंकि धनावेशित कहाँ है, जिसके कारण प्रोटॉन त्वरित होता है तथा उसके वेग में वृद्धि होने लगती है, उसका वेग बढ़ने लगता है। इस बढ़े हुए वेग के साथ प्रोटॉन D2 में प्रवेश कर जाता है, D2 में घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा, जहां वैद्युत क्षेत्र E का मान 0 होता है परंतु D2 के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी होता है। D2 के अंदर प्रवेश करा तो E तो खत्म हो गया पर B रहेगा, वहां पर प्रभावी होता है और प्रोटॉन को अर्धवृत्ताकार मार्ग में चलाते हुए पुनः डीज के बीच बने गैप में भेज देता है। आपने देखा था ना, ऐसे जैसे इसमें प्रवेश किया उसने ऐसा भेज दिया इसको गैप में फिर से। तब तक क्या हुआ, दोलित्र की सहायता से D2 धन विभव और D1 ऋण विभव पर हो गया। दोलित्र ने D2 को धन विभव पर कर दिया और D1 को ऋण विभव पर कर दिया तथा गैप में वैद्युत क्षेत्र D2 से D1 की ओर आरोपित हो जाता है, प्लस से माइनस। अब पुनः गैप में आवेशित कण की गति की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा समान है। आप चेक कर लो, वैद्युत क्षेत्र अब इस तरफ हो गया है, आवेशित कण भी ऐसे ही आया है, तो दोनों समान दिशा में आ गए। वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण पर बल F = QE अपने अनुदिश लगाकर प्रोटॉन के वेग को और बढ़ा देता है, खींच लेता है पकड़ के उसको। अब इस बढ़े हुए वेग से प्रोटॉन, अब जब वेग बढ़ेगा तो प्रोटॉन कहां प्रवेश कर जाएगा, D1 में। बढ़े हुए वेग से प्रोटॉन D1 में प्रवेश कर जाता है जहां वैद्युत क्षेत्र 0 होता है परंतु D1 के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी होता है। D1 के अंदर वैद्युत क्षेत्र खत्म पर चुंबकीय क्षेत्र तो है ना, और प्रोटॉन को अर्धवृत्ताकार मार्ग में चलाते हुए पुनः डीज के बीच बने गैप में भेज देता है। ये फिर से इसको ऐसा यहां भेज देगा। तब तक दोलित्र की सहायता से D1 धन विभव और D2 ऋण विभव पर हो गया। अब D1 प्लस और D2 माइनस हो गया तथा गैप में वैद्युत क्षेत्र D1 से D2 की ओर आरोपित हो जाता है। अगर D1 प्लस D2 माइनस हो गया तो वैद्युत क्षेत्र D1 से D2 की तरफ चला गया। अब पुनः गैप में प्रोटॉन की गति वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। बात सही है, प्रोटॉन ऐसे यहां से घूम के ऐसे आया है और वैद्युत क्षेत्र भी तो ऐसा ही बन गया है, अनुदिश है। वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण पर F = QE अपने अनुदिश लगा करके प्रोटॉन के वेग को क्या कर देता है, फिर बढ़ा देता है और यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जब जब प्रोटॉन गैप में आता है उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है और जब जब प्रोटॉन D के अंदर जाता है उसको मोड़ के पुनः गैप में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। इसमें और हम 2 लाइनें नोट कर देते हैं जरा। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है कि जब वो गैप में जाएगा तो स्पीड बढ़ाई जाएगी और जब वो D के अंदर जाएगा तो उसको मोड़ के फिर गैप में भेजा जाएगा। अर्थात जब प्रोटॉन डीज के बीच बने गैप में आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है तथा जब वो डीज के अंदर प्रवेश करता है तो उसे अर्धवृत्ताकार मार्ग में चलाकर पुनः गैप में भेज दिया जाता है। ये बार बार रिपीटेडली इसको किया जाता है। कब तक करते हैं, जब हम देखते हैं कि प्रोटॉन का वेग बहुत अधिक बढ़ चुका है और वो करीब करीब डी के रेडियस के बराबर उसके घूमने का रेडियस भी हो चुका है, तो उसे डीज के अंदर और ज्यादा नहीं घुमाना चाहिए तथा निकास द्वार से बाहर निकालकर उसे लक्ष्य की ओर दिष्ट कर देते हैं, उसे टारगेट की तरफ भेज देते हैं तो वो टारगेट को हिट करेगा जा करके। जब ये एक्शन होता है ना तो इसमें 1-2 चीजें और होती हैं, थोड़ा सा उसे देख लीजिए जरा। पहली बात तो ये होती है कि जैसे जैसे वो घूमते जा रहा है
लगातार उसकी स्पीड का क्या हो रहा है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। अगर लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है तो आप देख रहे होंगे यहां पर उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ते जा रही है। देख रहे हैं, पहले इतने छोटे से चक्कर में घूमता था, फिर और चक्कर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, लगातार उसका चक्कर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका वेग बढ़ते जाता है, वैसे उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का, mv/qb, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी त्रिज्या भी क्या होते चली जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो जब ये बढ़ते बढ़ते रेडियस किसके बराबर हो जाता है, एक समय ऐसा आएगा जब इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या d की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और जब d की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी फिर उससे ज्यादा आप उसे मत घुमाइए, एग्जिट विंडो से उसको बाहर कर लीजिए। तो उस इक्वेशन के मुताबिक आ रहा है। देखो यहां पर एक छोटी सी चीज और कि टाइमिंग का क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये ऐसा स्पीड बढ़ा रहा है, इसका वेग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसके आवर्तकाल का क्या होगा। आवर्तकाल की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आवर्तकाल से हमको बहुत मतलब है। क्यों बहुत मतलब है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखिए। जब ये छोटे से चक्कर में ऐसा घूमता है, इसको कुछ समय लगता होगा और घूमते घूमते फिर बाद में ये बड़े से चक्कर में घूमने लगता है तो भी इसको कुछ वक्त लगता है। तो जब छोटे से चक्कर में घूमता था इसको कुछ टाइम लगता था, घूमते घूमते बड़े चक्कर में घूमने लगेगा तो उसके टाइम का क्या होगा, उसको अब पहले की तुलना में ज्यादा वक्त लगेगा घूमने में। ये छोटा चक्कर है तो कम समय लग रहा है, बड़े चक्कर में घूमने में उसके समय का क्या होगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा लगने लगेगा, उतना ही लगता रहेगा या और कम लगने लगेगा। अरे छोटे चक्कर में घूमने पर उसके कुछ टाइम लगता है और घूमते घूमते फिर वो इतने बड़े चक्कर में चक्कर लगा रहा है तो टाइम का उसके क्या होगा, उतना ही लगेगा कि ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा टाइम। हाँ जी, उतना ही लगेगा। क्यों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो टाइम का एक फॉर्मूला था 2πm/qb, याद आया आपको। इस टाइम के फॉर्मूले में जितनी राशियां आती हैं, 2π कांस्टेंट है, m पार्टिकल का मास है कांस्टेंट, जब चक्कर लगाएगा तो उसका द्रव्यमान तो नहीं बदल जाएगा ना। q क्या है, आवेशित कण का आवेश, चक्कर लगाते हुए आवेश बदल जाएगा क्या उसका, नहीं। b मैग्नेटिक फील्ड, एक बार जितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसका मतलब टाइम के फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज आप देख रहे हैं सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, कांस्टेंट। अगर सारी की सारी राशियां कांस्टेंट हैं इसका मतलब टाइम भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। टाइम नहीं बदलेगा, चाहे वो छोटे से चक्कर में घूमे चाहे वो बड़े चक्कर में घूमे। ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा सिंपल है। जब छोटे से चक्कर में घूमता है रेडियस कम है तो उसकी स्पीड भी तो कम है, और जब बड़े चक्कर में घूम रहा है तो स्पीड भी ज्यादा है। तो छोटे चक्कर में कम स्पीड से घूमता है, बड़े चक्कर में ज्यादा स्पीड से घूमता है, तो वो छोटे चक्कर को भी उतने टाइम पे कवर करता है और बड़े चक्कर में घूमते वक्त स्पीड बढ़ा देता है तो भी उतने टाइम पे कवर कर लेता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसके हो जाएगा qb/2πm। आप जानते हैं इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगाएगा। और हम क्यों फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल के घूमने की होगी वही फ्रीक्वेंसी हम इस ऑसिलेटर की सेट करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल के घूमने की होती है वही फ्रीक्वेंसी हम इस ऑसिलेटर की सेट करते हैं। हमने कैलकुलेट किया कि यहां पार्टिकल की घूमने की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी हम ऑसिलेटर की सेट कर देते हैं। आप जानते हैं अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी सेम अगर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम उसके सिंक्रोनाइजेशन में आएगी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, अभी क्या होता है कि ये जो आपका ऑसिलेटर है
पहले इसको प्लस इसको माइनस करता है, फिर इसको प्लस इसको माइनस करता है। ये अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाता रहता है। लेकिन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या आएगी। बाई चांस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की कैसी हो गई, कम। तो क्या होगा कि जब ये पार्टिकल इस गैप में पहुंचेगा, तो अभी हमारा रूल क्या है कि जब पार्टिकल गैप में पहुंचे तो उसको इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? और जब पार्टिकल घूम के ऐसा आए तो उसे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। फिर जब पार्टिकल घूम के ऐसा आए तो उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलना चाहिए, और जब फिर पार्टिकल घूम के ऐसा आए तो उसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलना चाहिए। हमारा रूल अभी ये है। लेकिन अगर दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी, दोनों का समकालन बिगड़ जाएगा, आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे अगर वो, तो आप जानते हैं क्या होगा। पार्टिकल तो घूम के ऐसा पहुंच गया, तो उसको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलना चाहिए, ऐसा, तो स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन ऑसिलेटर की स्पीड ज्यादा हो गई तो वो ऐसा हुआ, लेकिन पार्टिकल यहां से आने में लेट हो गया। तब तक इसने क्या कर दिया, तब तक इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना दिया। अब पार्टिकल ऐसा पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिल गया। अब दोनों कैसे हो गए, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होंगे तो ये पार्टिकल की स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ाएगा नहीं और डिक्रीज कर देगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। इसको कहते हैं कि जब वो साथ साथ चलना, जब ये पहुंचे तो इसको ऐसा मिले इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहां पर आए तो ऐसा मिले, इसको बोलते हैं स्टेप्स में चलना। दोनों का राइट फुट अगर आगे जा रहा है तो फिर दोनों का लेफ्ट फुट आगे जाए, फिर दोनों का राइट फुट आगे, दोनों का लेफ्ट फुट आगे, ये इन स्टेप होना बोलते हैं। लेकिन अगर एक पार्टिकल ऐसा घूम के आया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतनी जल्दी घूम नहीं पाया, या जल्दी घूम के वो फिर ऐसा हो गया, तो पार्टिकल ऐसा आया पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसा मिल गया, ऐसा हुआ वो, लेकिन पार्टिकल को आने में क्या हो गई, थोड़ा सा लेट हो गई, या थोड़ा ये जल्दी आ गया, तो इसको ऐसे के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया। फिर इसकी स्पीड बढ़ नहीं पाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसको हम बोला करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। हिंदी में इसी को कहा जाता है समकालन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी और इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बोथ शुड बी सेम, दोनों ही आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। अगर बराबर नहीं होंगे तो अब आप जानते हैं क्या होने लगेगा, ठीक है, दोनों आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे। आउट ऑफ स्टेप होने से पार्टिकल की स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये हमने आज क्या कर लिया, वर्किंग। आई होप कि वर्किंग आपको समझ में आ गई। हालांकि साइक्लोट्रॉन का आर्टिकल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें से जुड़ी हुई कुछ क्वांटिटीज, कुछ बातें और बची हुई हैं, लेकिन उन्हें अब हम करेंगे अगली क्लास पे, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।